हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर को। आज है मंडे, कल हुआ था आपका टेस्ट, ठीक है। और उसमें सिर्फ ग्रुप 13 और ग्रुप 14 आए थे, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 आए थे। कमिंग टेस्ट में आपके रिवीजन वाले चैप्टर्स भी आ रहे हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन आ रहा है वो ग्रुप 15 और 16 अगर हो गया तो पूरी कोशिश है कि वो हो जाए, जितना हो जाए उतना कवर कर लेना। रेस्ट मैं आपको एक चीज जो बताना चाहती हूँ, काफी बच्चों ने बोला कि मैम क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो रहे, कुछ बच्चों ने बोला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे, कुछ बच्चों ने कहा पेपर टफ लगा। मेरा सर से डिस्कशन हुआ, जिन सर ने पेपर बनाया था उन्होंने कहा कि मैम सिर्फ 2 ग्रुप थे मेरे पास, इतनी सारे क्वेश्चंस बनाने थे, तो थोड़े बहुत उन्होंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले थे, ठीक है। आप उसमें अगर एलॉय बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो इट इज द पार्ट ऑफ मेटलर्जी, ठीक है। तो बी प्रिपेयर फॉर वर्स्ट ऑल्सो। आपको जो आता था वो आपने गलत नहीं होने देना था, यही आपका काम था। भाई पेपर नीट का कैसा भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकता है, एक ऑप्शन में 2 आंसर सही भी आ सकते हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचा बेटा? rather than complaining, rather than asking for problem, आप सॉल्यूशन पे फोकस करो। सॉल्यूशन क्या है? अगर पेपर टफ था, एक बच्चे ने एनालाइज करके भेजा है मुझे, मैम 45 में से 38 क्वेश्चंस करेक्ट थे, 8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, 5-7 क्वेश्चन। मैंने सिंपल यही बोला, जो क्वेश्चन नहीं आए उनके आंसर्स क्या थे, क्यों थे, वो एनालाइज करो। भाई आपके पास तो टेस्ट का सॉल्यूशन भी था और उसे अपने नोट्स में ऐड कर लो। नो डाउट वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, मैंने भी पेपर देखा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ तो कुछ भी सकता है ना बेटा, उन्होंने भी सर ने पेपर बना दिया, घबराने की कोई जरूरत है नहीं है। कमिंग टेस्ट में आपके रिवीजन वाले चैप्टर्स भी आ रहे हैं और ग्रुप 15 और 16 जो कि बहुत बड़ी फैमिलीज है वो भी आ रही हैं। जैसे जैसे हमारे बेसिक्स क्लियर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट और भी बेसिक सारे इनऑर्गेनिक के कवर कर लिए, हमें फैमिलीज में कम टाइम लगेगा जो हम अब पढ़ेंगे। ग्रुप 13-14 जिस ट्रेंड में हम पढ़ रहे थे, बिल्कुल उसी ट्रेंड में हम ग्रुप 15-16 पढ़ेंगे। ग्रुप 15-16 कंपैरेटिवली बड़ी फैमिलीज हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड्स भी हमें पढ़ने हैं डिटेल में जाके। तो इसलिए कल हमने लास्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आपको जब मैंने पूरा समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, तो फिर आपका काम क्या था? सिंपल A4 साइज के पेपर में वो सारे प्रॉपर्टीज का ऑर्डर लिख देना है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का इफेक्ट हमने फील किया था नाइट्रोजन फैमिली में भी। तो नाइट्रोजन फैमिली में कल हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस के बारे में, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, नेक्स्ट नाइट्रोजन की एनोमलस प्रॉपर्टीज के बारे में, जो वो अपने रेस्ट मेंबर से अलग शो करता है, कल हमने वो भी डिस्कस किया था। और उस पे बेस्ड उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं, कल हमने वो भी डिस्कस किया था, ठीक है बेटा। तो उसका क्विक रिवीजन कर लेना आज की क्लास से पहले। फिर हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, जो कि हमें क्या बताता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। फिर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज को जाना, वो कंपाउंड्स डिस्कस किए जिसमें जो एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते थे। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे कुछ बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि मैम वहां पे इंक्रीज यहाँ पे डिक्रीज, नहीं समझ आया। बेटा कोई भी एलिमेंट जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जो एलिमेंट जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म कैसी है, ये उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है। लेकिन जनरल स्टेटमेंट जो हम लेकर चलते हैं, क्योंकि भाई बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हम इंडिविजुअल एलिमेंट का डिस्कस कर रहे हैं, या हैलाइड्स का डिस्कस कर रहे हैं, या हाइड्राइड्स का डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज होती है, राइट। तो सेम इसी तरीके से लास्ट क्लास में हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर की थी। आज की क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि ये एलिमेंट्स कंबाइन होकर रिएक्ट होकर कैसे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं और कैसे कैसे उनकी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर इसमें से कुछ बच्चों के कुछ जेन्युइन डाउट्स हैं, हम उन्हें ले लेते हैं, ठीक है। सौरभ मंडल, बेटा आपको आंसर मिल गया होगा, मैम इनऑर्गेनिक में क्लास नोट से बाहर क्वेश्चन आ रहा है। बेटा फर्स्ट जो मैंने आपको पॉइंट बोला था उस पॉइंट पे फोकस करो, कि अभी मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चन थे इधर उधर चैप्टर से, तो उन्होंने सर ने डाल दिए थे, ठीक है।
और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है, मतलब जब पेपर होंगे। कप्पा भैया, मैंने आपको बता दिया ना अभी कि पेपर में थे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस। नो प्रॉब्लम अयान बेटा, एज यू ओके, एज यू हैप्पी, एज यू कंफर्टेबल। बेटा इस बार का जो टेस्ट है मैंने डिस्कस कर लिया, बट मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगी कि आप हर चीज के लिए प्रिपेयर रहो ना, क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकते हैं। इसमें डिमोटिवेट होने की बात क्या है? इसमें आपको ये सोचना चाहिए कि केमिस्ट्री में हाईएस्ट कितना गया, rather than thinking about these things कि आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस था। थैंक यू नजमुस शहादत। पीयूष मसीह, इससे बेटर होता कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आ जाते टेस्ट में। बेटा आएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के भी आएंगे, बट क्या इनऑर्गेनिक नहीं करना है? क्यों बेटा नहीं करना है इनऑर्गेनिक? बेटा इनऑर्गेनिक स्कोरिंग है, कम टाइम लगता है, चीजें आती हैं तो अटेम्प्ट करोगे, नहीं आती हैं तो छोड़ दोगे। समझ आ रहा है? यस बेटा, 8 questions, 8 to 10 questions are beyond NCERT accepted. So please डोंट डीमोटिवेटेड। हर क्लास में लास्ट में बोल के जाती हूँ स्टे मोटिवेटेड। यही उम्मीद करती हूँ मैं तुम लोगों से कि एक टेस्ट अगर ऐसा आ गया तो तुम ऐसे फैल जाओगे। बेटा इट्स दीपांशी, क्वेश्चन पेपर मैं बनाऊं या कोई भी बनाए, ठीक है ना, वो इस चीज से रिलेशन नहीं रखता। मैं ना बनाऊं वो ज्यादा बेटर है ना बेटा, आपको अपना एनालिसिस ज्यादा अच्छे से होगा। बट मैंने जब कमेंट्स पढ़े तो मैंने भी क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू हुआ, तो मुझे लगा कि ये बच्चों के पर्सपेक्टिव से, इवन ललिता मैम जो आपका टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं उन्होंने भी सर से डिस्कस किया। इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। हे भगवान, एक पेपर आपको ऐसा मिल जाए, आपने तो स्पैम कर देना है, टेस्ट पेपर टेस्ट पेपर। किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, थे क्वेश्चंस ऐसे, ठीक है। सेम चीज पे सभी बच्चों ने कमेंट्स किए हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार ग्रुप 13-14 फैमिली हम डिस्कस कर चुके हैं ना, उनके PYQs करके देखना, आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। चलो बाकी बच्चे तो अच्छे हैं, थैंक यू ऑल बच्चों, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल। हाँ, एक बच्चे का डाउट है, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ कार्बन फैमिली। बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है? ऑक्सीडाइज करने की पावर, साथ वाले को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होना, यही होती है बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर। खुद रिड्यूस होना यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना। ये मैंने लिखवाया है इनर्ट पेयर इफेक्ट में। जब ग्रुप 13 पढ़ रहे थे तो हमने कार्बन फैमिली की इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था कि उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है। क्यों? डाउन द ग्रुप आते आते वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये मत पूछना बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, बहुत बार डिस्कस हो चुका है, ठीक है। लास्ट का टेस्ट पेपर जो हो गया सो हो गया, एक्सेप्टेड। क्वेश्चन पेपर में थे क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी और उन सर ने डाले हैं, कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। उन सभी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है, क्योंकि फैक्ट बेस्ड चीजें थी बेटा, ऐसा नहीं था, तो अगर डाउट है तो आई विल डिस्कस इन क्लास। अगर डाउट नहीं है तो उनका सॉल्यूशन आप देख चुके हो, ऐड कर लेना उन्हें अपने नोट्स में, आपने जरूर कुछ नया सीख लिया, ठीक है बेटा। और इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है यार। ये सोचना था ना जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता, और किसी को आता भी है तो वो उसने सीख लिया है, तो आप भी उस चीज को सीख लो बेटा। इस चीज में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी आए, ठीक है, वो थे एक्स्ट्रा, बट कोई बात नहीं, सर ने प्रिपेयर कर दिए। अब आपको वर्क करना है कि आप क्या कर सकते हो। पहले भी बोला है, इफ यू ब्लो अ शिट, शिट ब्लोज। अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, आप उसके सॉल्यूशन पे फोकस करोगे प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी। इतना सा सॉल्यूशन था। जो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आए थे, ऐसा तो नहीं था कि आपके पास आंसर की नहीं आई,
ऐसा तो नहीं था कि आपके पास सॉल्यूशन नहीं आया टेस्ट पेपर का, सब कुछ आया, मैम ने एक्सप्लेन भी किया, आपने ऐड कर लेना था यार। अगर एक भी बच्चा बोलता तो भी मुझे पता चल जाता। ठीक है, तो मेरे तक आपकी बात पहुंच चुकी है, आपकी बात सर तक पहुंच चुकी है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। ठीक है, जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ेंगे। कुछ दिनों में वापस रिवीजन करते रहा करो। रिवीजन करने का तरीका मैंने मेरी क्लासेस का आपको बताया ही है। फर्स्ट रिवीजन विद इन 24 आवर्स, सेकेंड रिवीजन विद इन 7 डेज। तो ये जो संडे आता है उस दिन आई वांट कि जो मैंने लास्ट वीक पढ़ाया उससे एक बार गो थ्रू हो जाओ। तो ग्रुप 13 14 को भी भूलना नहीं है। ठीक है, 15 को भी हम खींचेंगे अच्छे से। 15 बड़ी फैमिली है, बट कोई बात नहीं, बड़ी फैमिली से मतलब है कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज कंपैरेटिवली ज्यादा है। लेकिन कल जो हमने पढ़ा वो लगभग वही था जो हमने ग्रुप 13 में भी पढ़ा, ग्रुप 14 में भी पढ़ा। जहां एक्सेप्शंस थे वहां हमने उन एक्सेप्शंस को हाईलाइट करके पढ़ा। तो उसी तरीके से जैसे कल हमने ग्रुप 15 की फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। केमिकल प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट कि वो कैसे रिएक्ट करता है। तो ये जो ग्रुप 15 के मेंबर्स हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्राइड्स बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे, और हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, हेलाइड्स बनाएंगे। हमें बस इन 3 को पढ़ना है। हमें केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल प्रॉपर्टीज में बस इन 3 को हाईलाइट करके पढ़ना है। जब हम पढ़ेंगे ना बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन पढ़ेंगे तो यहां से हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएंगे बेटा, यहां से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा हाइड्राइड्स का। और ये जो हाइड्राइड्स हैं इनकी सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टीज बेटा, जैसे कि बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, ये सारी प्रॉपर्टीज हम यहां पर पढ़ेंगे। सेम उसी तरीके से बेटा यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी भी आएगा, बॉन्ड एंगल भी आएगा, ये सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटा रिएक्शन विद हैलोजन करवाएंगे। तो रिएक्शन विद हैलोजन जब करवाएंगे तो हमारे पास हेलाइड्स बनेंगे। जो हमारे पास इनके हेलाइड्स बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में हमारे पास ऑक्साइड्स बनेंगे। ऑक्साइड्स बनेंगे तो किस तरह के ऑक्साइड बनेंगे, ऑल डिपेंड्स ऑन वैलेंसी दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो ऑक्साइड्स को फिर फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर रिक्वायर्ड हुआ तो बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे बेटा जैसे हम पढ़ रहे थे। और आज जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास रिएक्शन विद हैलोजेंस। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट रिएक्टिविटी केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ कैसी रिएक्टिविटी है। अब लेफ्ट में देखने से पहले सबसे पहले सब लोग फोकस करना बेटा राइट में, जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं उस तरफ। ठीक है बेटा, समझना ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर मैं इन मेंबर्स की बात करूं तो ये हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये जितने भी ग्रुप 15 के मेंबर्स हैं इन्हें मैंने डिनोट किया ई से। तो इनकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा, इनकी वैलेंसी 3 होती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो इनकी वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की 1, तो हाइड्रोजन के साथ ये क्या बनाएंगे, EH3 टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे। तो अगर E की जगह नाइट्रोजन तो NH3, फॉस्फोरस तो PH3, आर्सेनिक तो ASH3, एंटीमनी तो SbH3, बिस्मथ तो BiH3। इस तरीके से हमारे पास हाइड्राइड्स बनेंगे नाइट्रोजन फैमिली के। अगर मैं बात करूं बेटा ग्रुप 16 के एलिमेंट्स दैट इज
ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली को मेंबर्स को अगर मैं ई से डिनोट करूं तो ऑक्सीजन फैमिली में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई? 8 - 6 दैट इज 2। तो यहां पर हमारे पास अगर इनकी वैलेंसी 2 हुई तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो ये किस तरीके के कंपाउंड्स बनाएंगे बेटा? ये बनाएंगे H2E टाइप के कंपाउंड्स। तो अगर ये ऑक्सीजन है तो H2O, सल्फर है H2S, सेलेनियम है H2Se, टेल्यूरियम है H2Te, पोलोनियम है H2PO। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, क्योंकि मैं तीनों के पैरेलल आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रही हूं क्योंकि एक्सेप्शन याद रहेंगे। बेटा मैं ग्रुप 17 की बात करूं जिसे हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं। हैलोजन फैमिली के मेंबर्स को अगर मैं ई से डिनोट करूं, हैलोजन फैमिली दैट इज आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5। आउटर मोस्ट शेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितनी हुई? 8 - 7 दैट इज 1। तो अगर इनकी वैलेंसी 1 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो हाइड्राइड्स किस टाइप के बनेंगे? EH टाइप के। अगर यहां पर हैलोजन फ्लोरीन है तो HF, क्लोरीन है तो HCl, ब्रोमीन है तो HBr, आयोडीन है तो HI। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? इन सभी को ध्यान से देखो बेटा, इन सभी को ध्यान से देखो। दीज आर सबसे पहले अगर मैं बात करूं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। नेक्स्ट बेटा दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 and these are hydrides of group 17। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए कि यहां तक मैम आपने क्या लिखा हुआ है। अमोनिया, PH3, ASH3, SBH3, BiH3 ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स EH3 टाइप। H2O, H2S, H2Se, H2Te हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 दैट इज ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स। HF, HCl, HBr, HI हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17 EH टाइप। अब इनकी एक प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं भाई। बेटा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, ध्यान से समझना बेटा, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं साइज ऑफ हाइड्रोजन तो रिमेन सेम। भाई हाइड्रोजन का साइज तो उतने का उतना रहेगा, लेकिन एलिमेंट्स का साइज क्या एलिमेंट्स का साइज क्या हो रहा है बेटा? एलिमेंट साइज क्या हो रहा है बेटा? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, चाहे ग्रुप 15 हो, चाहे ग्रुप 16 हो, चाहे ग्रुप 17 हो, एलिमेंट का साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर बेटा एलिमेंट का साइज इंक्रीज हो रहा है, मान लो पहले इस तरीके से था, फिर इस तरीके से हो रहा है, फिर इस तरीके से हो रहा है, तो बेटा एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, ये यहाँ तक का डिस्टेंस था, ये यहाँ तक का डिस्टेंस था, ये यहाँ तक का डिस्टेंस था। बेटा क्या देख पा रहे हैं? जैसे जैसे एलिमेंट का साइज इंक्रीज होता चला जाता है, बॉन्ड लेंथ क्या होती चली जाती है बेटा? बॉन्ड लेंथ क्या होती चली जाती है? इंक्रीज होती चली जाती है। बॉन्ड लेंथ इज ऑल अबाउट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, इन दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस। अब एक बात बताओ, डाउन द ग्रुप आते आते इसका साइज सेम है, लेकिन इसका साइज बढ़ता चला जा रहा है, इसका साइज बढ़ता चला जा रहा है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जा रही है। बॉन्ड लेंथ बढ़ते चले जाना यानी कि दोनों एटम्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता चला जाना। अगर डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। डिस्टेंस बढ़ जाए तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती चली जा रही है? बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती चली जा रही है बेटा? बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती चली जा रही है। कैसे? डाउन द ग्रुप आते आते बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई, बॉन्ड को तोड़ना आसान हो रहा है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो भी क्या होती चली जा रही है? डिक्रीज होती चली जा रही है। बॉन्ड डिसोसिएशन
एनर्जी भी क्या होती चली जा रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। और जो इनकी स्टेबिलिटी है, भाई थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, कोई भी कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा जितना ज्यादा उनके बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक होगी तो उसको डिकम्पोज करना भी आसान होगा। तो वहीं डाउन द ग्रुप आते आते थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती चली जा रही है बेटा, इंक्रीज होती चली जा रही है। तो बेटा मैंने ग्रुप 15, 16, 17 की इतनी सारी प्रॉपर्टीज पैरेलल एक साथ चलाई है, पैरेलल, ठीक है। तो इनको याद रखना, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट बेटा बॉन्ड एंगल की बात करते हैं कि बॉन्ड एंगल क्या होता चला जा रहा है। बेटा यहाँ पे एक रूल लगता है, ड्रैगोज रूल। इनऑर्गेनिक में नए नए नाम कितने भी दिए जा सकते हैं, लेकिन हमें कहीं सब्जेक्टिव पेपर तो देना नहीं है ना, ड्रैगो रूल के नाम पे कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसका यूज हो जाता है, जैसे जॉन टेलर है, ठीक है। तो बेटा आप कंसेप्ट को समझना, डाउन द ग्रुप आते आते क्या होता जा रहा है, जो सेंट्रल एटम है, वो जो सेंट्रल एटम है, अगर मैं एक सिंपल सा कंपाउंड ले लूं दैट इज अमोनिया। अमोनिया की शेप अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं, टेट्राहेड्रल। क्या होती है भाई, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अब हमें ये पता है, हमने वेस्पर थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर के बीच में होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और फिर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। तो कोशिश क्या की जाती है किसी का भी शेप बनाने में कि लोन पेयर को दूर से दूर रखा जाए लोन पेयर से, उसके बाद बॉन्ड पेयर से, और फिर बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होता है। तो जो सेंट्रल एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, वो उस लोन पेयर को उतना खींच के रखेगा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। वो लोन पेयर को जितना खींच के रखेगा, वो लोन पेयर इधर उधर रिपल्सन कंपैरेटिवली कम करेगा। मान लो घर में एक बदमाश बच्चा है, वो लोन पेयर है, उसका काम क्या है, हर किसी से झगड़ा रखना, लेकिन घर में कोई ऐसा एटम प्रेजेंट है जो उसे खींच के रखता है, कंट्रोल में रखता है, तो वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, रिपल्सन कंपैरेटिवली कम करेगा। और अगर रिपल्सन कम होता है तो फिर बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल कंपैरेटिवली कम डिक्रीज होता है। तो जितना ज्यादा रिपल्सन उतना कम बॉन्ड एंगल, जितना कम रिपल्सन उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। तो डाउन द ग्रुप आते आते सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जा रही है। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जा रही है, मतलब कंपैरेटिवली रिपल्सन बढ़ता चला जा रहा है, और रिपल्सन अगर बढ़ता चला जा रहा है तो बॉन्ड एंगल, भाई रिपल्सन ऊपर से हो तो बॉन्ड एंगल नीचे डिक्रीज हो रहा था, लेकिन रिपल्सन जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। तो डाउन द ग्रुप आते आते बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स मैं बोल सकती हूं बेटा दैट थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड strength, simple, and bond angle is directly proportional to electronegativity। ठीक है बेटा, तो हम पैरेलल इन प्रॉपर्टीज को लेके चल रहे हैं। लास्ट में जब फैमिलीज में ये प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हमें कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डाउन द ग्रुप आते आते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा। तो देख रहे हो बेटा, ये हमने किसके लिए पढ़ लिया, ग्रुप 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स के लिए। अब हम किसी का भी ऑर्डर लिख सकते हैं, चाहे बॉन्ड स्ट्रेंथ का पूछे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का पूछे, थर्मल स्टेबिलिटी का पूछे, बॉन्ड एंगल का पूछे, यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर? आ जाते हैं ट्रैक पे, यही लिखा हुआ है बेटा। तो चलो एक एक प्रॉपर्टी को समझते हैं। हम यहां से जब इस तरफ जा रहे हैं, तो मैं बोल सकती हूं कि हम क्या कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप जाते जाते
एलिमेंट का साइज क्या हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल, एलिमेंट का साइज इंक्रीज हो रहा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। फिर कल बाहर आई, डाउन द ग्रुप आते आते वो सेंट्रल एटम ई का साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ई का साइज इंक्रीज हो रहा है तो EH का बॉन्ड क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। क्यों अजी, क्यों? बता देते हैं। क्योंकि बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती चली जा रही है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती चली जा रही है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो वीक होगी होगी। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो रही है तो बिल्कुल थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, उतना ज्यादा वो एग्जिस्ट करेगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ बॉन्ड, उससे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वो भी क्या होती जा रही है बेटा? डिक्रीज होती चली जा रही है। क्यों भाई? बॉन्ड नीचे आते आते अगर वीक हो रहा है तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी, तो वो डिक्रीज हो रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ, टेंडेंसी टू रिमूव H प्लस आयन, क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है साइज के इंक्रीज होते होते। और बेसिक नेचर क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस या टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। क्लियर? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, क्योंकि भाई क्या होगा? बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा बेटा? इंक्रीज। रिड्यूस मतलब दूसरों को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज होना। दूसरों को रिड्यूस करना यानी कि उनके साथ क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। खुद क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज। इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा? जब बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा? डिक्रीज। आई थिंक ये प्रॉपर्टी सबको समझ आ गई होगी। ये हम किसी का भी ऑर्डर अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम बता सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, देखना किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, ये मैंने भी क्रिएट किया है, लेकिन इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? पहले क्वेश्चन में सिंपली यहाँ पे बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है किसकी बेटा? थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स क्या होंगे बेटा? अमोनिया, पहले हम लिख देते हैं, अमोनिया, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। तो हमें क्या पता है बेटा? जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड वीक हो रहा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो रही है, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है बेटा? थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी बेटा? अमोनिया, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। अब इनके हाइड्राइड्स के 4 ऑप्शन दे देता और आपको आंसर करना होता। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, पहले तो ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स, तो ग्रुप 16 के मेंबर्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, तो क्या हो जाएंगे? दैट इज H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2Po। क्लियर? मैं ड्रैगोज रूल
अलग से रिकॉर्डेड डालूंगी, नॉट इन सिलेबस, बट उसको मैं बताऊंगी जरूर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो बेटा, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, हमें ये पता है कि भाई H2O की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, बैंड शेप वी शेप, 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन वो तो सब में ही होते हैं, किसी की भी स्ट्रक्चर बना लो। लोन पेयर सब में बराबर, बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना सीखा था, केमिकल बॉन्डिंग, वेस्पर थ्योरी, पोस्टुलेट नंबर 3 सीखा था बेटा। तो अब यहां पर हमको ये दे रखे हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। तो अब इस केस में जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो लोन पेयर को खींच के रख रहा था, जिससे रिपल्सन कम से कम हो रहा था, वो टेंडेंसी भी डिक्रीज हो रही है, बिकॉज बॉन्ड एंगल इज समवेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। रिपल्सन जितना ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना कम। तो इनमें भी सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? H2O, then H2S, then H2SC, then H2TE and then H2PO. नेक्स्ट बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन फैमिली। तो पहली बात, हाइड्राइड्स क्या होते हैं? हैलोजन फैमिली, दैट इज ग्रुप 17। क्लियर? तो क्या हो जाएंगे बेटा? HF, HCl, HBr, फिर कल बाहर I। अब इस केस में देखना बेटा, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर एलिमेंट का साइज डिक्रीज हो रहा है। एलिमेंट का साइज डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्लियर बेटा? तो 3 क्वेश्चन अभी हमने पढ़ लिए। थर्मल स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ये तो हमने गड़बड़ कर दी ना, देखना एक बार। बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज होगी ना बेटा, डाउन द ग्रुप जाते जाते बॉन्ड लेंथ पूछा था हमसे। क्लियर हो गया बेटा? क्योंकि एलिमेंट का साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो ये आपके समझने के लिए था, ठीक है। आप इसे बिल्कुल ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो बॉन्ड एंगल लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? तो इसको मैं अलग से हेडिंग डाल देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं दैट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, 16, 17। पैरेलल चल रहे हैं हम, ठीक है बेटा? पैरेलल चल रहे हैं तो साथ साथ समझते चले जाते हैं। पहली बात बेटा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? आप कोई बच्चा ये कंफ्यूज मत हो जाना, मैम आप तो पढ़ा चुकी हो नाइट्रोजन फैमिली के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, लेकिन वो सिंपल एलिमेंट का था। यहां पर मैं किसकी बात कर रही हूँ? यहां पर मैं बात कर रही हूँ हाइड्राइड्स का। तो ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, वापस इस फ्लो चार्ट पे आ जाती हूँ। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप जाने पर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है तो वो टेम्परेचर जिस पे वो बॉयल हो जाना चाहिए था, वो मेल्ट हो जाना चाहिए था, वो भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों? बिकॉज वॉन डर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस। वॉन डर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस। तो अगर वॉन डर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस तो इस केस में यहां पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इन जनरल क्या होना चाहिए बेटा? क्या होना चाहिए बेटा? इंक्रीज होना चाहिए। और इंक्रीज होगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। तो इधर भी एक्सेप्शन है, लेकिन हर एक एक्सेप्शन का रीजन होता है, और यहां पर भी है। ध्यान से देखो बेटा, जब हम बात करते हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 की, तो उसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा जिसका नाम है अमोनिया। जब हम बात करते हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, तो वहां पर एक एलिमेंट है जिसका नाम है H2O। और जब बात करते हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17,
तो वहां पर एक एलिमेंट है जिसका नाम है HF। अब इस केस में यहां पर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है भाई? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एक टर्म हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बेटा? जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था बेटा, नहीं पढ़ा था? वो हाइड्रोजन जो खुद डायरेक्टली अटैच हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अगर वो अट्रैक्ट होता है किसी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तीनों क्या शो करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब हमारे पास H2O होता है, अमोनिया होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन से डायरेक्टली, ये अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो सकता है, ये अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो सकता है, ये अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो सकता है, ये दो और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्लियर? ये अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है। तो ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है देन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पढ़ा था बेटा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। अब हाइड्रोजन बॉन्ड है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से अगर बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया तो वो टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया जो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए देना पड़ेगा। और एक्सेप्शनली इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में होना क्या चाहिए था? सबसे कम होना चाहिए था भाई। डाउन द ग्रुप जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अमोनिया H2O और HF का सबसे कम होना चाहिए था। लेकिन एक्सेप्शनली यहां पर उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहीं कहीं पे मैक्सिमम है या कहीं पे किसी मॉडरेट सिचुएशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन तीनों की प्रॉपर्टी हम एक साथ पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। ये जो हमारे पास प्रेजेंट है, सबसे पहली लाइन दिख रही है बेटा, सबसे पहली लाइन जो दिख रही है वो हमें ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बता रही है। तो ये क्या है बेटा? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। तो होना क्या चाहिए था जी? होना ये चाहिए था मैम, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, वॉन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो सब में क्या रीजन लगता है बेटा? वॉन डर वाल्स फोर्सेस वाला। लेकिन जहां पर स्टार बना हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो अमोनिया का सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शनली सबसे हाई भी नहीं है, लेकिन सेकंड लास्ट पोजीशन पर है। और एक्सेप्शनली ये हमारे पास ऑर्डर आ गया किसका? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। क्लियर है बेटा? ये आ गया हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रेजेंट है? H2S, H2SE, H2T, H2PO, H2। तो यहां पर एक्सेप्शनली बेटा हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 जो हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर सेम होता है। दोनों में इन जनरल डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है ड्यू टू वॉन डर वाल्स फोर्सेस, लेकिन एक्सेप्शनली दोनों में ही वाटर का सबसे ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी। क्यों? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? नेक्स्ट बेटा जो थर्ड है हमारे पास, ये क्या है? ये है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17। अब इस केस में ध्यान से देखना, होना क्या चाहिए था जी? जो हो रहा है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, वॉन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शनली HF का सेकेंड लास्ट पोजीशन पर है। क्लियर? तो ये ऑर्डर था बेटा किसका? इन हाइड्राइड्स का ऑर्डर था मेल्टिंग पॉइंट का। क्लियर बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो भाई ट्रेंड तो सेम ही फॉलो हो रहा है दोनों में, सब में वॉन डर वाल्स फोर्सेस लग रही हैं, बट जहां पे हमने ये स्टार लगाया है ना, जहां पर हमने ये स्टार लगाया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेप्शनली इनको ये पोजीशन मिली है।
तो बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे अमोनिया को सेकेंड लास्ट पोजीशन मिली थी, यहाँ पर अमोनिया को मिडिल में पोजीशन मिली है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर वॉन डेर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बट एक्सेप्शनली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम ना होकर मॉडरेट सिचुएशन में। क्लियर? एज इट इज बेटा ग्रुप 17 फिर कल बाहर आई, तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाने फिर कल बाहर आई, सबसे कम HF का होना चाहिए था लेकिन सबसे ज्यादा होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट बेटा उसी तरीके से ये हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, ये ग्रुप 16 हो गया, ये ग्रुप 15 हो गया और ये हो गया ग्रुप 17। देख लो बेटा एक बार, और ये आपको याद भी करना है। क्लियर बेटा? देख लो एक बार अच्छे से। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे बेटा पैरेलली तीनों का याद हो जाएगा, रीजन एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज। तो बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, दैट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर जिस पे वो बॉइल होगा, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉलेटिलिटी। जितना कम वेपराइज होगा, जितना कम वो जल्दी वेपर फेज में कन्वर्ट होगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो वॉलेटिलिटी दैट इज टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर्स जितनी कम होती है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं दैट इज वेपर प्रेशर। पढ़ा हुआ है बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में, वेपर प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। नेक्स्ट आज हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? सबसे पहले हमने रिएक्शन विद हाइड्रोजन में ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंगल और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कवर कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का बनता है। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। क्लियर? रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, अगेन हम पहले साइड में बात कर लेते हैं फिर वापस इस ट्रैक पे आ जाएंगे, तो बिल्कुल स्क्रीन के इस तरफ देखना जो मैं समझा रही हूं। अगर मैं बात करूं बेटा ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की कि वो क्या ऑक्साइड्स बनाएंगे, तो उनकी वैलेंसी दो प्रकार की होती है। उनकी वैलेंसी 2 भी होती है, उनकी वैलेंसी 5 भी होती है। तो जब उनकी वैलेंसी 2 होती है तो भाई ऑक्सीजन की, सॉरी 2 कैसे हो सकती है? आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो वैलेंसी 5 या फिर 3, क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो जब 3 है ऑक्सीजन की 2 रहेगी, तो ये ऑक्साइड्स बनाएंगे कैसे? E2O3 टाइप के, और इन्हें बोलते हैं सस्क्यू ऑक्साइड्स, जो E2O3 टाइप के होते हैं। जब ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन का 2 होगा, तो ये हो जाएगा E2O5 टाइप के पेंटा ऑक्साइड्स। क्लियर? तो ये दोनों बनाएंगे। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, तो इन दोनों में ही बेटा यहां पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई? E2O5 2x + 10, x की वैल्यू +5, और यहां पर x की वैल्यू कितनी? +3, 3 2 6, हाँ +3। क्लियर? अब यहां पर E2O3 और E2O5 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन सा है? E2O5। क्लियर? अब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले भी बनते हैं और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले भी पढ़ते हैं। और हमने पढ़ा हुआ है किसके बारे में बेटा? फेजान्स रूल के बारे में। और फेजान रूल क्या कहता था बेटा? दैट कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस, साथ के साथ स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन, लार्जर साइज ऑफ एनायन। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ ट्राइऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड की, तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका दिखाई दे रहा है? पेंटाऑक्साइड का, बिना किसी शक के। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि उसके पास उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन उतने कम है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी कि एसिडिक नेचर उतना ज्यादा है। तो हायर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या बनेंगे? E2O5 पेंटाऑक्साइड बनेंगे, एसिडिक नेचर इनका कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। दूसरा बेटा हमारे पास ग्रुप 15 के और क्या बनेंगे?
ट्राइऑक्साइड, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या बना बेटा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला E2O5 पेंटाऑक्साइड, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला E2O3, यहाँ +3, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ये ट्राइऑक्साइड है और यहाँ पर पेंटाऑक्साइड है। दोनों में से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है बेटा, पेंटाऑक्साइड का, दैट इज जिसकी हम बात कर रहे हैं E2O5। E क्या है मैम जी, बेटा E जो है ना वो हमारा एलिमेंट है ग्रुप 15 का। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो हैं वो क्या क्या बनाते हैं बेटा, ट्राइऑक्साइड भी बनाते हैं, पेंटाऑक्साइड भी बनाते हैं। दोनों में से जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, बस यही लिखा हुआ है। तो E2O5 और इसमें से ऑर्डर ऑफ क्या बेटा जी, कोवेलेंट कैरेक्टर और ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां पर CC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, दैट इज कोवेलेंट कैरेक्टर। और ये हम किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं बेटा, भूलना मत, बहुत बार याद दिलाया है फेजान रूल, बहुत बार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेजान रूल। तो बेटा ये मजा है इनऑर्गेनिक में कि अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे तो आपको चीजों को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप देखना अभी फिर घूम फिर के आ जाएगा, फिर से आ जाएगा, लेकिन समझ में आ जाए होता क्या है, उतना ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में भी। क्लियर बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही, ये हेडिंग आप हटा दीजिएगा। जितने भी पेंटा ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी पेंटा ऑक्साइड्स होते हैं सबके सब बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्यों, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है भाई, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो सारे पेंटा ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल N2O5 हो गया, नेक्स्ट P2O5 हो गया, नेक्स्ट AS2O5 हो गया, SB2O5 हो गया एंड Bi2O5 हो गया। अगर मैं रियल में बात करूं तो ये तो बहुत ही मुश्किल से एग्जिस्ट करेगा। क्यों जी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। Bi कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, +5 रखेगा या +3, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा +3। तो ये जितने भी पेंटा ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे नेचर में एसिडिक होते हैं, इस पे हमें कोई शक नहीं है। क्यों, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उतनी ज्यादा है। नेक्स्ट बेटा अगर मैं ट्राइऑक्साइड की बात करूं तो ट्राइऑक्साइड में हमारे पास क्या क्या है बेटा, दैट इज N2O3, नेक्स्ट P2O3, क्लियर, ये P4O6 भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट AS2O3, SB2O3, ये आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ठीक है, SB2O3 और ये Bi। तो इनमें जो हमारे पास ट्राइऑक्साइड्स होते हैं उनमें ये दोनों नेचर में कैसे हैं बेटा, एसिडिक। उसी तरीके से बेटा अगर हम बात करें किसकी बेटा, AS2O3 एंड SB2O3, ये कैसे हैं बेटा नेचर में, दैट इज एम्फोटेरिक। ये तो वैसे भी आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है हमारे पास, ये जो एक ट्रिक बताया था ना, सब एच से गाया करो पंजाबी जैन अली, वो ट्रिक था कि उनके जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो सब नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं, तो ये एम्फोटेरिक है। बिस्मथ नेचर में बेसिक है। क्लियर, तो ये ध्यान रखना बेटा, ऑक्साइड्स में और ट्राइऑक्साइड्स में जितने भी पेंटा ऑक्साइड्स होते हैं सबके सब एसिडिक होते हैं। ट्राइऑक्साइड में नाइट्रोजन और फास्फोरस एसिडिक होता है, आर्सेनिक एंटीमनी एम्फोटेरिक होता है और बिस्मथ बेसिक होता है। डाउन द ग्रुप जाते जाते टेंडेंसी टू फॉर्म पेंटा ऑक्साइड डिक्रीजेस। समझ आ रहा होगा कि डाउन द ग्रुप जाते जाते पेंटा ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज क्यों होती चली जाती है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है भाई, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसे लग रहा है, तो ये रही नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ।
पहले दिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, हाँ जी मैम बिल्कुल। यहाँ पर ये होता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3। तो अगर मैं पूछूं कि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेंगे बेटा, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर सकते हैं हायर, कि प्लस के साथ रिप्रेजेंट कर दें हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो 3 + 2 हो गया बेटा यहाँ पर 5। बेटा ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाएंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यहां से यहां पर आते समय 4f के 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जो कि पुअर स्किनिंग इफेक्ट शो कर देते हैं, जिसकी वजह से ये NS के 2 इलेक्ट्रॉन हाईली अट्रैक्टेड हो जाते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो यहां पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या शो करेंगे, +3। अब डाउन द ग्रुप आते आते अगर ये एलिमेंट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर रहा, तो ये कैसे उसका ऑक्साइड बना देगा E2O5 टाइप का, नहीं बना सकता। यही उसने लिखा हुआ है बेटा, टेंडेंसी टू फॉर्म पेंटा ऑक्साइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, दैट इज द रीजन। बस अगर कभी पूछ लिया जाए कि कितने ऑक्साइड्स होते हैं, बनाता है N2O5 बनता है, P2O5 बनता है, AS2O5 बनता है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाते जाते यहाँ पर आते आते टेंडेंसी बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर बोल भी दे डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, नहीं शो कर सकता +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है बेटा, एकदम कंसेप्चुअल चीजें हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट, अब यहां पर हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, हाइड्राइड्स के बारे में, एनहाइड्राइड्स के बारे में। देखो बेटा हमारे पास कोई भी एसिड होता है, ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगी, ठीक है, कि एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एनहाइड्राइड्स का फॉर्मेशन इन एक्चुअल होता क्या है, तो एनहाइड्राइड्स को पहले देखना और समझना बेटा ध्यान से। आप जानते हो एसिटिक एसिड के बारे में, बिल्कुल आपको पता है। एसिटिक एसिड किसे कहते हैं बेटा, एसिटिक एसिड कहते हैं दैट इज CH3 C++O OH। मैंने एक और एसिटिक एसिड ले लिया CH3 C++O OH। जब भी हम किसी एसिड में से या किसी भी स्पीसीज में से क्या करते हैं बेटा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं, उसको एनहाइड्रस करने की कोशिश करते हैं, चाहे हीट करें चाहे जो भी करें, या किसी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएं। तो यहां से क्या बना बेटा, CH3 एज इट इज, C++O एज इट इज, एक ऑक्सीजन एज इट इज C++O, और ये हो गया CH3। किस में से वाटर निकाला, एसिटिक एसिड में से, तो ये क्या कहलाएगा पता है, ये इसका एनहाइड्राइड है। क्या है बेटा, ये इसका एनहाइड्राइड है, तो इसे क्या बोलते हैं, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जैसे ही एसिटिक एनहाइड्राइड है, सेम उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, कोई भी एसिड दे दिया जाए, नाइट्रिक एसिड दे दिया जाए, पानी निकाल दो, उसका एनहाइड्राइड बन जाएगा। नाइट्रस एसिड दे दिया जाए, पानी निकाल दो, उसका एनहाइड्राइड बन जाएगा। H2SO4 दे दिया जाए, पानी निकाल दो, उसका एनहाइड्राइड बन जाएगा। और हमारे पास अलग अलग गैसेस और अलग अलग एनहाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए कि क्या चल रहा है, तो आप बता पाओगे। सी हियर, हमारे पास नाइट्रिक एसिड है जी, ठीक है जी। नाइट्रिक एसिड हम किसे बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड हम बोलते हैं HNO3 को। HNO3 हमारे पास 2 प्रेजेंट थे, 2 HNO3 में से हमने क्या किया बेटा, हमने पानी निकाल दिया, सिंपल वाटर रिमूव कर दिया। आप कोई सा भी रिमूव करो, कैसे भी रिमूव करो। मान लो इसको रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। हमारे पास था N++O O OH, इस तरीके से N OH ++O O। अब इस केस में से अगर मैं क्या कर दूं बेटा, वाटर निकाल दूं, क्या कर दूं, वाटर निकाल दूं, तो क्या बन जाएगा, N2O5। तो अगर कभी पूछ लिया जाए बेटा ये N2O5 किसका सिंपल एनहाइड्राइड है, नाइट्रिक एसिड का, तो क्या बन गया बेटा, N2 1 2 3 4 5 N2O5। एज इट इज बेटा नाइट्रिक एसिड है हमारे पास, ये क्या था, नाइट्रिक एसिड। यहां पर हमने किसका किया बेटा, यहां पर भी हमने क्या लिया, HNO3 HNO3। बेटा यहां पर एक HNO3 आएगा और एक HNO2 आएगा, एक HNO3 आएगा और एक HNO2 आएगा। इसमें से हमने वाटर निकाला,
हमने इसमें से वाटर निकाला, रिप्रेजेंट करके भी देख सकते हो। तो वाटर निकला तो 2 H2 निकल गए और एक ऑक्सीजन चला गया, तो क्या बच गया N2O4। तो N2O4 किसका है, किसका एनहाइड्राइड है? एक तो हमने लिया यहां पर क्या बेटा, एक हमने लिया था यहां पर नाइट्रस एसिड और एक हमने लिया दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो ये 2 एसिड का एनहाइड्राइड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज क्या बोलेंगे बेटा, इसे हम बोलेंगे दैट इज मिक्स्ड एनहाइड्राइड, कभी अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यही है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5। तो इन 3 के बारे में मुझे आपको बताना था, कौन कौन सा बेटा, N2O5, N2O4 एंड N2O3 मिलकर किससे बने हैं, दीज आर एनहाइड्राइड्स ऑफ दीज 2 एसिड्स, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। जब सिंपल नाइट्रिक एसिड थे 2, पानी निकाला N2O5, एक नाइट्रिक एसिड एक नाइट्रस एसिड, पानी निकाला N2O4। दोनों नाइट्रस एसिड, जब हमारे पास दोनों नाइट्रस एसिड थे दैट इज HNO2 HNO2, वाटर निकाला तो क्या बन गया, ये भी सिंपल एनहाइड्राइड है, सिंपल एनहाइड्राइड ऑफ, चाहो तो लिख दो HNO2 एंड दैट इज सिंपल एनहाइड्राइड ऑफ HNO3, दैट इज मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ HNO3 that is nitric acid and HNO2 that is nitrous acid. Clear beta? That is the second and that is third. तो आपको एनहाइड्राइड नई नई टर्म्स, हो सकता है फर्स्ट टाइम कोई समझ रहा हो सकता हो यार मैम क्या इजी सा पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं माइंड में रहने चाहिए। नेक्स्ट बेटा, ये हालांकि हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन फैमिली में से, हमारे पास प्रेजेंट है H2SO4। अगर बेटा सिंपल H2SO4 में से पानी निकाल दो तो क्या बच रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बेटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और H2SO3, क्योंकि भाई ऊपर वाला जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और नीचे वाला जो हमारे पास प्रेजेंट है ये तो क्या है बेटा, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। और नीचे वाला जो हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। इसमें से जब वाटर निकालेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, यहां से बन जाएगा SO2 गैस। तो यहां से मैंने आपको एनहाइड्राइड, तो ये क्लियर रखना कि नाइट्रोजन के अभी हम ऑक्साइड्स पढ़ेंगे। N2O3 जो होता है इसको क्या बोलेंगे, मैंने कहा ना इन्हें कहते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। तो सेस्क्यू ऑक्साइड टर्म इज यूज्ड फॉर E2O3 टाइप ऑफ कंपाउंड्स। और यहां पर अगर E की जगह नाइट्रोजन है तो उसे हमने क्या बोल दिया, उसे हमने बोल दिया नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड। क्लियर है बेटा, क्या बोल दिया, नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड। ठीक है बेटा, देख लो एक बार, नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लो, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, बढ़ते हैं आगे की तरफ और हम बात करते हैं इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की। किसकी बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ की। बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कैसे मेजर किया जा सकता है बेटा, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा हुआ है। किसी का भी एसिडिक नेचर उतना ज्यादा होगा जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कितनी ज्यादा होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ये भी कब देखना है, जब सेंट्रल एटम वेरी कर रहा हो, नहीं तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ऑफ सेंट्रल एटम। तो बस यही पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं। N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, यहां पर एसिडिक नेचर किस बेसिस पे देखा गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और नीचे दोनों में चाहे आप देख लो ट्राइऑक्साइड्स या आप देख लो पेंटाऑक्साइड्स, यहां पर जो एसिडिक नेचर देखा गया वो देखा गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो ही गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है और बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर बेटा? नहीं, एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप जाते जाते और बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर बेटा? देख लो एक बार इन्हें ध्यान से, ये ऑक्साइड्स और पेंटाऑक्साइड्स है हमारे पास, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी बराबर है, जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी बराबर है, वहां पर हम सिंपली क्या कंपेयर करेंगे बेटा? वहां पर हम सिंपली कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे बेटा, यस बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां पर भी सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं। तो ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कंपाउंड्स, ठीक है? तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ ऑक्साइड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक N2O हो गया, लाइक NO हो गया, लाइक NO2 हो गया, लाइक N2O3 हो गया, N2O4 हो गया, N2O5 हो गया। क्लियर? अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो यही है कि हम इन ऑक्साइड्स को डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम फास्फोरस के ऑक्साइड्स को डिस्कस करेंगे। जब हम इन ऑक्साइड्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे इनके एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर के बारे में। हम पढ़ेंगे इनकी प्रिपरेशन के बारे में एंड इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दैट्स इट। प्लस स्ट्रक्चर, ये वही स्ट्रक्चर है जो हमने कहाँ बनाना सीखा था? केमिकल बॉन्डिंग में। लाइक N2 है, इसे लाफिंग गैस बोलते हैं। NO इज अ न्यूट्रल गैस, 3 गैस फेमस है N2, NO और CO। तो ये दोनों नेचर में कैसी होती है? न्यूट्रल होती हैं, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है, ठीक है? NO2 ब्राउन गैस होती है। ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। बाकी इनके बारे में अभी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा। ये क्या है? ये एनहाइड्राइड है सिंपल, किसका? नाइट्रस एसिड का। ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का। और ये हमारे पास सिंपल एनहाइड्राइड है, नाइट्रिक एसिड का। तो हमें इनके बारे में बेटा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है। स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इनकी एक एक प्रिपरेशन और इनमें से इनका नेचर कैसा है। यहां से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सभी ऑक्साइड्स के बारे में। स्ट्रक्चर जब हम बनाना सीखेंगे, स्ट्रक्चर हमने बनाना आता है, हमने इनका स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। तो बस एक पॉइंट का ध्यान रखना बेटा, वो पॉइंट ये है कि जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल उसी तरीके से बनानी है जैसे केमिकल बॉन्डिंग में मैंने TVSU रूल या फिर ऑन द बेस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके बॉन्ड बनाना सीखा था, ठीक है? सबसे पहला ऑक्साइड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं N2O। अगर हम बात करें बेटा N2O की, हालांकि ये चीज हम कल डिस्कस कर चुके हैं। N2O में अगर हम नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है तो हम उसे X मानेंगे, दैट इज 2x। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2। ओवरऑल न्यूट्रल है 0, तो 2x बराबर +2। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? +1। तो नाइट्रस एसिड में, ऑक्साइड में, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा? दैट इज +1। और ये बिल्कुल रेजोनेंस शो करेगा। पहले इसकी एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमने इसकी देखी, तो ये एक कलरलेस गैस है बेटा, ये कलरलेस गैस है और इंपॉर्टेंट ये एक न्यूट्रल गैस है, ये तो हमें पता ही है। न्यूट्रल 3 ही है, N2O, NO और CO। क्लियर? यहां पर देखना बेटा इसकी स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है,
2 सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है तो शेप उसकी लीनियर हो गई sp। नाइट्रोजन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर एक मिस्टेक है बेटा, यहाँ पर इसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दिया है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है अपना यहाँ पे, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर हमने शो क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन पेयर शो कर देते हैं बेटा। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा और यहाँ पर इधर जो सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर बना हुआ है ये नहीं आएगा। क्लियर? तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली बात, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ जब देखी जाएगी तो क्या मैटर करेगा बेटा? क्या मैटर करेगा? एटम का साइज। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से उसका साइज ज्यादा होगा जिसमें एटम का साइज ज्यादा होगा। एटम का साइज जहां पर ज्यादा होगा वहां पर कंपैरेटिवली बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां पर बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो ये इनकी बॉन्ड लेंथ है बेटा। क्या यहाँ से मैम क्वेश्चन आएगा? नहीं बेटा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर जरूर आपसे बनवा सकता है। तो स्ट्रक्चर बनाने का एक बार ट्रिक मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ। क्या करते थे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला करते थे, डिवाइड बाय 2 करते थे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते थे। फिर हम क्या करते थे? सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करते थे। सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करके एक एक बॉन्ड पेयर दे देते थे, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग एटम को बांट देते थे। वो सब कुछ करने के बाद भी जब हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता था तो उस केस में हम सराउंडिंग एटम से एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर हमारे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करते थे। उसके बाद हमारे पास ये बनता था। दूसरा तरीका बड़ा इजी सा है कि यहाँ पर आपके पास जो नाइट्रोजन है उसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप रिप्रेजेंट करो। सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए इनकी स्ट्रक्चर्स को बनाओ और उनकी स्ट्रक्चर्स को बनाने के बाद जो बच जाए वो ऑड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा। और इसमें प्रेजेंट होते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। अब इस केस में यहाँ पर इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे बेटा। नेक्स्ट बेटा इसकी एक प्रिपरेशन, सिंगल प्रिपरेशन लिखवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ। ये प्रिपरेशन याद भी रखनी है बेटा। दैट इज अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। जब इसको हीट किया जाता है, जब इसको हीट किया जाता है लेस देन 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये यहाँ से N2O गैस का फॉर्मेशन करता है। इसी को बेटा हम बोलते हैं लॉफिंग गैस। यहाँ पर अगर 300 अबव डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करते हैं तो ये N2 गैस का फॉर्मेशन करता है, साथ में O2 और H2 रिलीज करता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट ऑक्साइड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज NO। क्लियर? साथ साथ चलना है बेटा। नाइट्रिक ऑक्साइड, बिल्कुल ये भी रेजोनेंस शो करेगा ही करेगा। ये भी एक कलरलेस गैस है और ये भी एक न्यूट्रल गैस है, लगभग सारी प्रॉपर्टीज सेम है। यहाँ पर इस NO का अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना पड़े, इसे x माना, साथ में जो ऑक्सीजन है उस पे चार्ज -2 दैट इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? +2। तो +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। नेक्स्ट बेटा अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो एक की स्ट्रक्चर हम आपको बना के दिखा देते हैं। नाइट्रोजन के अपने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6। बॉन्ड बनाने का तरीका कुछ ऐसा हो कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इस ऑक्सीजन ने इस नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इस ये अब सराउंडेड 7 इलेक्ट्रॉन से एक और कर लिया, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन राइट नाउ इट इज सराउंडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7, सराउंडेड बाय 7 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता था, सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता था, तो 8 इलेक्ट्रॉन से तो बियॉन्ड हम जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO। सिंपल। अब आप बोलो मैम स्ट्रक्चर सारी बना के दिखाओ, तो बेटा ये हम पढ़ चुके हैं। कहां पर? ये हमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में। तो NO की स्ट्रक्चर बन गई सेम इसी तरीके से। ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है इसे हम कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रखता है नाइट्रोजन। ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, इसलिए नेचर में पैरामैग्नेटिक भी होता है। और NO के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 115
पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ की वैल्यू आपसे कभी भी नहीं पूछेगा। एक इसकी सिंगल प्रिपरेशन आपने याद रखनी है। प्रिपरेशन क्या है बेटा? NaNO2 की रिएक्शन जब हम कराते हैं FeSO4 और H2SO4 के साथ, तो फॉर्मेशन करता है फेरस सल्फेट, NaH सोडियम बाइसल्फेट, और यहाँ से एक न्यूट्रल गैस निकलती है जिसे हम कहते हैं NO गैस। क्लियर है बेटा? दैट इज द सेकेंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट बेटा थर्ड ऑक्साइड हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड। क्लियर? ये बेटा अब वहां पर कलर शुरू हो गए। ये ब्लू सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और लिक्विड फॉर्म में भी, और ये नेचर में एसिडिक होता है और ये भी रेजोनेंस शो करता है। क्लियर? तो ये क्या था बेटा? N2O3 अभी हमने डिस्कस भी किया था। इट इज सिंपल एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। HNO2 का एक सिंपल एनहाइड्राइड है जिसे हम कहते हैं N2O3, क्योंकि E2O3 टाइप का है, E की जगह नाइट्रोजन है, तो इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड। क्लियर बेटा? क्या कहते हैं? नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड। नेक्स्ट बेटा एक इसकी सिंगल प्रिपरेशन है कि जब हम NO गैस की रिएक्शन N2O4 के साथ कराते हैं तो ये 2N2O3 का फॉर्मेशन भी करता है। इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहें, मैम कैसे ड्रॉ किया, चलो मैं बनाना सिखा ही देती हूँ। भाई नाइट्रोजन थे 2, हाँ जी मैम 2 नाइट्रोजन थे। आपका मन करे 2 नाइट्रस एसिड में से पानी निकाल दो तो भी बन जाएगा। ठीक है बेटा? यहाँ पर देखना हमारे पास क्या था बेटा? हमारे पास क्या था बेटा? N2 नाइट्रोजन प्रेजेंट था। ठीक है? नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, सेम एज इट इज बेटा। एक मिनट, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। क्लियर? इस नाइट्रोजन के पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? ऑक्सीजन कितनी है बेटा? ऑक्सीजन कितनी है? 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन हमने यहां ड्रॉ कर दिया विथ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन हमने यहां रिप्रेजेंट कर दिया विथ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब पहले इनको कंप्लीट करते हैं, फिर एक ऑक्सीजन को बाद में सेट करेंगे। इस नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बिल्कुल। अभी ये नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है? 1 2 3 4 5 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर सकता है। ये आउटर मोस्ट अभी 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर किया। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इट इज सराउंडेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहां पर आ जाते हैं बेटा। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एक बार ध्यान से देख लो, एक बार ध्यान से देख लो, हो गया। तो ये स्ट्रक्चर हमने बनाना सीखा था, बिल्कुल इस तरीके से बनाते थे। लेकिन अभी एक और ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन खुद 6 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और उस ऑक्सीजन के पास जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये तो ऑब्वियस है कि दोनों का ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो गया है तो ये अब एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर नहीं कर सकते, ये तो एक ही फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो बस बेटा अब जो ऑक्सीजन आएगी ना, उसको चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, एक ही बात है। मान लो यहां लगा दिया तो उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो नाइट्रोजन 2 तो कभी जिंदगी में भी शेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनाना सिखाया था केमिकल बॉन्डिंग में, तो तब मैंने कहा था जैसे ही सेंट्रल का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तब जन्म लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन देता है इस ऑक्सीजन को, और N2O3 में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और हमने क्या पढ़ा था? अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स बनाते हैं तो उसे हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख लो बेटा इस तरीके से बना रखा है इसे। और अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट होता तो इसी को डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाता। तो देखो बेटा नाइट्रोजन, हाँ जी मैम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाँ जी मैम नाइट्रोजन, इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर। लोन पेयर को मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर्स बनाना इजी लगे। ठीक है? ये ऑक्सीजन, हाँ जी, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी है बेटा? इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी हैं।
इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी हैं। और इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा? मैम पूरे पूरे 6। क्यों? क्योंकि इसने तो कुछ किया ही नहीं है। इस नाइट्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, दैट इज द स्ट्रक्चर। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या यहीं बन सकता था? यहाँ भी तो बन सकता था, तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। ये इधर बन सकता था, ये इधर बन सकता था, तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर हो गया बेटा? ये हमने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया। N2O3 में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर बेटा? इसकी बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं। क्लियर? बॉन्ड लेंथ बेटा जो हमारे पास कैसा होगा बेटा? जो हमारे पास सराउंडिंग एटम सेम होगा वहां पर इसकी बॉन्ड लेंथ में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि वो रेजोनेंस में होगा। तो जो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है उन दोनों की बॉन्ड लेंथ बराबर होगी। क्लियर बेटा? तो ये इनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल। हालांकि यहां से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। तो बेटा ये वो चीजें हैं जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ रखी है। क्लियर? अब ये मत बोलना, एक बच्चा बोल रहा था मैम आप बोल देते हो 10th क्लास में पढ़ाती तो सब कुछ हूं ना, फिर भी स्ट्रक्चर रिकॉल कराई नहीं करवाई। तो एक बार फिर भी डाउट आए तो केमिकल बॉन्डिंग में देखना कि स्ट्रक्चर में क्या सिखाया था। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ बेटा, तीसरा चौथा, दैट इज NO2। ठीक है, NO2 को जी क्या कहते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये एक ब्राउन गैस है बेटा। कैसी? ब्राउन गैस। N2O3 ब्लू, NO कलरलेस, नेचर में एसिडिक है जी, और ये भी रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना हो, इसको माना x, 2 ऑक्सीजन है, एक पे चार्ज -2 बराबर 0, तो xp ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गया। और जहां +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हमने पढ़ा ही था ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे इंक्रीज होती है एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। इसकी एक सिंगल सी प्रिपरेशन है बेटा, पढ़ लो। सबकी एक एक प्रिपरेशन लिखी है, सबकी एक एक प्रिपरेशन आपको याद करनी है बेटा। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाकर। ये लेड नाइट्रेट है बेटा, हाँ जी बिल्कुल। लेड नाइट्रेट को हम डिकम्पोज करवा रहे हैं। लेड नाइट्रेट को करवाओ, मैग्नीशियम नाइट्रेट को करवाओ, या लिथियम नाइट्रेट को करवाओ। ठीक है, ये सब के सब NO2 गैस रिलीज करते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। तो ये हमारे पास कौन कौन से नाइट्रेट्स NO2 गैस रिलीज करेंगे, ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी रिएक्शंस भी हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो वहां पर भी ये प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। अब इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी बनाना सीख लो, देख लो स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। हालांकि बनी हुई है स्ट्रक्चर, पर आप भी सीख लो, ताकि किसके पास कितने लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जी? 1 2 3 4 5। इसके पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब यहां से क्या होगा देखते हैं जी, क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है? 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो ये 9 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड हो जाएगा। और 7 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन में से ये कंपैरेटिवली 7 इलेक्ट्रॉन में ज्यादा स्टेबल है। क्यों जी? भाई इसके पास 2s और 2p होता है, इसके पास 2d होता है। 2d तो कुछ होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही नहीं आ सकते, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। दैट्स वाई यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर ये क्या करता है बेटा? दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है और इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। NO2 हमें इस तरीके से दिखाई देता है क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो इसने यहाँ पर इस तरीके से इसका बॉन्ड प्रेजेंट है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन अभी भी नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है, जिस वजह से हम इसे भी क्या कहते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। रेजोनेंस में ये भी है कि पाई बॉन्ड यहाँ हो सकता है तो पाई बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, इजी। और NO की बॉन्ड लेंथ दोनों की बराबर है, 120 पिकोमीटर, बॉन्ड एंगल 134 डिग्री। क्लियर बेटा? नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज N2O4। अभी हमने डिस्कस किया था N2O4 किस किस से मिलकर बना था। ये भी नेचर में कैसा होता है बेटा? ये कलरलेस सॉलिड और कलरलेस ही लिक्विड है और नेचर में एसिडिक होता है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाती है, बिल्कुल एसिडिक नेचर इंक्रीज होता चला जाता है। अब इस केस में डेल्टा H इसका कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों बेटा? ये रिएक्शन कैसी है? ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर हीट रिक्वायर्ड होती है।
कैसे एंडोथर्मिक है बेटा? ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगी। इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यू, आप इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक पढ़ते हो बेटा, रिलेशन बिटवीन केपी टोटल प्रेशर एंड अल्फा। टोटल प्रेशर जो टोटल प्रेशर होता है, केपी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इन तीनों में रिलेशन डिराइव करना सीखते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करना, वहां पर पता है उसने क्या बोला है कि देयर इज अ ब्राउन गैस ऑन कूलिंग फॉर्म्स अ कलरलेस सॉलिड। तो हमें यही नहीं पता चलेगा कि रिएक्शन NO2 2NO2 मिलके N2O4 बना रहे या N2O4 टूट के NO2 बना रहा है, जब तक हमें प्रॉपर्टी नहीं पता होगी कि NO2 ब्राउन गैस है। क्योंकि बेटा ये रिएक्शन यूज की गई थी, रिएक्शन में नाम का नाम नहीं दिया जा रहा है कि किसकी बात कर रहा है, डाइमर बोल रहा है, हमें यही नहीं पता N2O4 किसका डाइमर है, N2O4 NO2 का डाइमर है। तो दो NO2 को जब कूल किया जाता है तो ये फॉर्मेशन करता है N2O4 का, जब हीट किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, तब डेल्टा H नेगेटिव होती है। ये रिएक्शन किस में होती है बेटा? ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है। मैंने कहा ना इस रिएक्शन को यूज कहाँ किया गया है? नीट के एग्जाम में, इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यूज में। क्लियर बेटा? तो यहां से अब इसकी स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। NO2 डायमराइज फ्रॉम अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन। ये NO2 ने डायमर कैसे बनाया? अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। मैम स्ट्रक्चर बना के दिखा दो, देख लो बेटा। नाइट्रोजन, क्लियर, क्या है हमारे पास? N2O4। नाइट्रोजन ये इसका ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ये नाइट्रोजन, इसके पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितनी ऑक्सीजन है भाई? 4 ऑक्सीजन है। 1 2 3 4। इस ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या करें जी? इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, ये नाइट्रोजन भी 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। अगर ये अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो यहां से ये फॉर्म कर रहे हैं। अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर? नेक्स्ट बेटा यहां पर आ जाते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब इस ऑक्सीजन का क्या करें? तो क्या कहा था? जब जब सेंट्रल का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तब जन्म लेता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो N2O5 N2O4 में भी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर। अब मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ रिप्रेजेंट करके बताओ, तो कर देते हैं लोन पेयर के साथ। तो इस ऑक्सीजन के पास जी कितने लोन पेयर है? इसके पास अभी भी 2 लोन पेयर है। इसके पास कितने लोन पेयर है जी? इसके पास तो 3 लोन पेयर है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसके पास भी 3 लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है। समझ में आ गया बेटा स्ट्रक्चर? एज इट इज बेटा ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देख लेते हैं, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास 3 लोन पेयर है, इसके पास 3 लोन पेयर है। ये स्ट्रक्चर्स भी रिपीट हो गई बेटा, इसके पास 2 लोन पेयर है। क्लियर? नेचर में डायमैग्नेटिक होता है क्योंकि वो NO2 जो डायमराइज हुआ वो एक एक ऑड इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया। अब कोई ऑड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो नेचर में पैरामैग्नेटिक भी नहीं होगा। नेचर में कैसा हो गया बेटा? डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट ऑक्साइड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज N2O5। क्या है बेटा? N2O5। N2O5 में पहली बात, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। ये हमने कल ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हम एनोमोलस प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, दैट नाइट्रोजन कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स। वो भी चौथा कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर करके चौथा कोऑर्डिनेट होता है। तो ये जो हमारे पास होता है ना बेटा N2O5, ये N2O5 कैसे बनता है और ये कैसे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? ये भी डाइमर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंगल सी प्रिपरेशन है, इसकी भी एक सिंगल प्रिपरेशन थी बेटा। हाँ, ये हमने डिस्कस कर ली थी बिल्कुल, और प्रिपरेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है बेटा N2O5, दैट इज अगेन कलरलेस सॉलिड, नेचर में एसिडिक, रेजोनेंस बिल्कुल शो करता है। नाइट्रिक एसिड की
रिएक्शन जब हम P4O10 से कराते हैं तो वो HPO3 का फॉर्मेशन करता है। अब ये HPO3 जो है इससे हम और भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे, साथ में ये N2O5 बनाएगा। किस तरीके से बनाएगा? सबसे पहले जिस तरीके से मैंने N2O4 की स्ट्रक्चर बनाई थी, आप जल्दी से N2O5 की स्ट्रक्चर बना के देखो एक बार। बिल्कुल सेम उसी तरीके से बेटा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहां से हम N2O5 की स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर। यस बेटा, बनाओ जल्दी से। कैसे बनाओगे? बिल्कुल वही कंसेप्ट यूज करते हुए केमिकल बॉन्डिंग का है ना। तो देखना बेटा ध्यान से, मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखा देती हूँ। N2O5 है, ठीक है जी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इसके पास 5, 1 2 3 4 5। इसके पास भी 5, 1 2 3 4 5। इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस केस में हमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से शेयर करने हैं कि वहां पर इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट होना मतलब कि वो एटम अब 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। नेक्स्ट बेटा, ये 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना एक और इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना दिया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब आपको लग रहा होगा मैम इसने दोनों इसी के साथ क्यों कर लिया, किसके साथ भी कर लेता। अगर एक इसके साथ कर लेता तो इन दोनों को हमेशा के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वाला छोड़कर चला जाता। तो बेटर क्या है, या तो 6 में छोड़ो या 8 में छोड़ो। अगर 6 में छोड़ोगे उसे तो कल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना सकता है, क्योंकि अगर एक इसके साथ कर लेता, एक इसके साथ कर लेता तो फिर ना तो ये दोनों स्टेबल थे, दोनों में से एक भी स्टेबल नहीं था, ना ये खुद स्टेबल था। तो एक के साथ 2 बॉन्ड बना लिए, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था जब जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तब जन्म लेता है सराउंडिंग का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? एज इट इज यहाँ पे होगा बेटा। देखो इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बना देते हैं पहले। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड था, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड था। क्या किया जाए? देखो अब यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ अगर शेयर कर ले तो यहाँ पर इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसने ऐसा ही किया, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। यहाँ पे कौन जन्म लेगा बेटा? यहाँ पे जन्म लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो N2O5 में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, आप कर सकते हो, क्योंकि जो डबल बॉन्डेड है उनके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अंडरस्टूड है ये तो? इसके पास भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। रेजोनेंस शो कर सकता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। और सेकेंड पीरियड का है, इसलिए इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रॉपर्टी भी हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी बेटा। ठीक है, यहाँ पर इसके पास 2 लोन पेयर बिल्कुल रेजोनेंस में होता है। ये इसकी बॉन्ड लेंथ है। क्लियर? देख लो बेटा, बस वेरी करती है NO अंदर वाला और NO बाहर वाला। क्लियर बेटा? दैट इज द लास्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज N2O5। 6 ऑक्साइड होते हैं, 6 में से 2 न्यूट्रल होते हैं, बाकी सबके सब एसिडिक होते हैं। N2O NO कलरलेस होता है, NO2 ब्राउन गैस होता है, N2O3 फिर से हमारे पास ब्लू कलर का सॉलिड था, N2O4 कलरलेस, N2O5 कलरलेस। क्लियर बेटा? नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। बेटा फास्फोरस के 2 इंपॉर्टेंट ऑक्साइड हैं, P4O6 एंड P4O10। बिल्कुल वैसे ही बेटा ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी इसने दोनों का फॉर्मेशन किया। इसे हम बोलते हैं फास्फोरस ट्राइऑक्साइड से इसका फॉर्मेशन हुआ, डायमर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। और ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से इसका फॉर्मेशन हुआ।
दैट इज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो काम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी करता है, जो काम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 करता है पानी निकालने का, वो ये भी करता है। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं बेटा उसी फॉस्फोरस की लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्मेशन होता है P4O6 का। दैट इज अ वाइट सॉलिड गार्लिक फॉर्म में इसकी स्मेल होती है। नेक्स्ट बेटा उसी P4 की रिएक्शन अगर हम एक्सेस के साथ कराते हैं, एक्सेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो फॉर्मेशन होता है P4O10 का। क्लियर? दैट इज अ पेंटाऑक्साइड। व्हाइट सॉलिड स्नो लाइक अपीयरेंस होता है, सब्लाइम यानी कि वेपराइज हो जाता है हीट करने पर। ठीक है, दोनों की स्ट्रक्चर्स भी मैं आपको बनवा देती हूँ। सी, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 4 ऑक्सीजन है ना, 4 ऑक्सीजन बना देना है, 4 फॉस्फोरस बना देना है। उसके बाद हर फॉस्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देना है। सिंपल। अब फॉस्फोरस ने 3 बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर तो होगा ना इसके पास, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ। यहाँ पर कितने? एक लोन पेयर, यहाँ पर 2 लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पर एक लोन पेयर, यहाँ पर 2 लोन पेयर, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर। क्लियर? अब अगर हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहो तो एवरी फॉस्फोरस इज हाइब्रिडाइज्ड बाय sp3। क्लियर? सिग्मा बॉन्ड भी काउंट कर सकते हो, लोन पेयर भी काउंट कर सकते हो। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। एज इट इज बेटा P4O10 में कुछ नहीं करना, पहले तो सेम स्ट्रक्चर बना देते हैं। सेम स्ट्रक्चर बनाया तो 4 फॉस्फोरस लिए जी, इसको अगले पेज पे बना देते हैं। P4O10, 4 फॉस्फोरस लिए जी, फॉस्फोरस 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 फॉस्फोरस, हर किसी के बीच में एक एक ऑक्सीजन जैसे पहले किया था, बिल्कुल पहले जैसी स्ट्रक्चर बना दो। ठीक है जी मैम, बिल्कुल ठीक है। अब सेंट्रल वाले के पास अभी भी 2 लोन पेयर तो इनके पास है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। हाँ जी, हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ये P4O6 है हमारा। अब हर फॉस्फोरस के पास जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर बाकी था, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बेटा, और अब जो ऑक्सीजन के साथ ये चारों फॉस्फोरस बॉन्ड बनाते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और क्योंकि फॉस्फोरस सेकंड पीरियड से बिलोंग नहीं करता, हायर पीरियड से बिलोंग करता है, इसीलिए उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड से दिखाया जाता है। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? यहाँ पर बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं P4O10 में। इस फॉस्फोरस पे जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट था, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया उसने उस ऑक्सीजन को और फॉर्मेशन किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। इस ऑक्सीजन के पास अभी भी 3 लोन पेयर है। क्लियर? क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एज इट इज इधर बेटा। तो यहाँ पर आपसे सिग्मा बॉन्ड काउंट करवा सकता है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। देख लो बेटा एक बार ध्यान से, इस तरीके से हम P4O6 और P4O10 की स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर? ब्रिज ऑक्सीजन पहचानना आपको आता ही था। यहाँ पर ये जो फॉस्फोरस के ऊपर बॉन्डेड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फॉस्फोरस के ऊपर जो बॉन्डेड प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसे हम कहते हैं एपिकल ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को क्या कहते हैं बेटा? इस ऑक्सीजन को कहते हैं एपिकल ऑक्सीजन। अगर पूछ लिया जाए कितनी एपिकल ऑक्सीजन होती है? 4। ये तो अपनी वही ब्रिज ऑक्सीजन। क्लियर? नेक्स्ट बेटा यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो लिख देती हूँ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर प्रेजेंट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। बेटा कल हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जितना हमने पढ़ा उस पे। सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट करने तो सिग्मा गिनना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे 12 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर भी काउंट करो बेटा, लोन पेयर भी काउंट कर सकते हो। सिग्मा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, कहाँ से शुरू किया था? यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, तो 16 सिग्मा बॉन्ड है। ये सब क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।
These are the oxides of phosphorus P4O10, P4O6. लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो P4O6 बन जाएगा, एक्सेस में लोगे P4O10 बन जाएगा। ठीक है जी। अब ये P4O6 की रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। जब कोल्ड वाटर के साथ कराओगे तो H3PO3 बनेगा, जब हॉट वाटर के साथ कराओगे तो H3PO4। इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कल का हमारा यही होगा, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। P4O10 की रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ कराओगे HPO3, हॉट वाटर के साथ कराओगे H3PO4 का फॉर्मेशन होगा। तो कल हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, कल हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बेटा कल ये जो PH3 है ना बेटा, इसे हम फॉस्फीन कहते हैं, इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फॉस्फीन आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, एनसीईआरटी से पढ़कर आना है आपको इसको एक बार, क्योंकि कल हम कंपाउंड्स डिस्कस करने वाले हैं, आज हमने ऑक्साइड्स डिस्कस किए। तो कल का हमारा टॉपिक होगा बेटा ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, बिल्कुल उनका एन फैक्टर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड। क्लियर बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू बच्चों।